आज का जो टॉपिक है वो है बीजी व्यंजकों के गुणनखंड। किस प्रकार से बीजी व्यंजक का गुणनखंड निकाला जाता है ना, उसका फैक्टर निकाला जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं, इसके पहले हम गुणनखंड की बहुत सी विधियां पढ़े हैं, जिसमें आपने संख्याओं का जो अचर संख्या है उसका गुणनखंड निकालने की विधि पढ़े हैं, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि है से हम गुणनखंड निकालते हैं। चलिए यहाँ पर अगर बीजी पद हो तो किस प्रकार से उसका गुणनखंड निकाला जाता है, अर्थात इसके क्या क्या खंड हो सकते हैं, गुणा के कौन कौन से खंड हो सकते हैं। एक साथ तो पूरे एक बार में हम उसको गुणा के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन क्या क्या बन सकते हैं, किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। देखिए जैसे पहला प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न है 14 एल वर्ग एम। देखिए इसके क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। देखिए इसको बनाने का एक अच्छा फार्मूला हमारे पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है। आप बुक से अगर अध्ययन करते हैं तो उसमें अच्छा डीपली इसका समझाया गया है, किस प्रकार से सारणी के माध्यम से हम इसके सभी गुणनखंड को निकालते हैं। तो देखिए इसको बनाने का एक अच्छा तरीका है। सबसे पहले तो आप अचर और चर जो है उसको देख लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। जैसे 14 है, 14 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, है ना। एक आप एक रफ में कर सकते हैं इसको। जैसे 14 है, 14 के क्या क्या गुणनखंड होंगे। चलिए हम रफ वर्क करते हैं, 14 का गुणनखंड क्या होगा, अर्थात 14 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होती है उसको आप लिखिए। तो एक से होगी, है ना, एक के पहाड़ में 14 आएगा, दो के, एक तो सभी में आ जाएगा, दो के पहाड़ में आएगा, फिर 7 के आएगा, और स्वयं 14 से विभाजित होगी, स्वयं को भी लेना है। ये हो गया 14 को के गुणनखंड में ये सब अंक हो सकते हैं। एक साथ तो यहां से पूरे नहीं आएंगे, 2 अंक आएंगे, जैसे 7 दूने 14 है, 14 एकम 14 है, लेकिन ये सब जो संख्याएं हैं इसके गुणनखंड में आ सकते हैं। चलिए अब देख लीजिए अचर का, देख लीजिए चर का। चर में है एल स्क्वायर एम, जो अलग से जो पद है, बीजी पद है ना, जिसमें चर जो है एल स्क्वायर एम है। इसके क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। देखिए इसका गुणनखंड आप लोग पहले निकाल लीजिए, मतलब टुकड़े टुकड़े कर लीजिए इसके। तो देखिए एक तो एम भी लिख सकते हैं, मतलब एल वर्ग गुना एम, एल वर्ग गुना एम, तो एल वर्ग एम आ जाएगा। या तो केवल एल भी आ सकता है, यहां से अगर तोड़ेंगे, है ना, एल वर्ग 2 बार आया है, तो एल गुना एल एम, मतलब सभी को समावेश करना है। ध्यान दीजिए, इसको निकालना आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको आप कर लिए तो आगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला तो एम हो गया, है ना, फिर एल हो गया, और क्या क्या गुणा यहां हुआ है उसको सब निकालते जाइए। एक एल वर्ग भी गुणा हुआ है, तो देखिए ना, एम भी हुआ है, 2 एल में तो 1 एल तो आया ही है, एल वर्ग मतलब 2 बार आया है ना। अब एक बार एल एम भी लिख सकते हैं। ये देखिए ये एल वर्ग एम है, लेकिन एल एम भी यहाँ आया है ना। सभी को लिखिए, पूरा टोटल जितना भी आता है, और एक बार क्या आया है, पूरे एल वर्ग एम को भी लिख सकते हैं एक साथ। ये देखिए सब लगभग लगभग देखिए क्या क्या समावेश हुआ है इसमें। एम आ गया, ठीक है, एम और एल को एक साथ ले लिए, ये भी है। एल को सिंगल लिए, एल वर्ग को सिंगल लिए, एल वर्ग के साथ एम आ गया और एल के साथ भी एम आ गया। तो इस प्रकार से सभी आ गया है, और एक भी लिखा जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक भी लिखेंगे, है ना, जो संख्याएं एक है उसको भी लिख लीजिए। तो इस प्रकार से इसका ये गुणनखंड हुआ है, लेकिन इसको मिक्स करके बनाना है, अर्थात 14 एल स्क्वायर में एम जो है, 14 एल स्क्वायर एम है, इसका गुणनखंड बनाना है। तो पहले पृथक पृथक करते हैं, अचर जो संख्या है 14 इसका गुणनखंड निकाले, और उसके बाद जो चर है उसका गुणनखंड निकाले। और हमारे इस कालखंड में आदरणीय रामटेके मैम जी ज्वाइन की है, आपको भी सादर नमस्कार मैम जी। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो अब किस प्रकार से आप सारणी बनाएंगे, इसको अगर निकालते आ गया, यहां पर देखिए बारीकी से आप देखेंगे सभी समावेश होना चाहिए। ये वाले को पुनः आप देखिए, देखिए एल को एक बार पहले लिख लो सिंगल सिंगल, एक तो सब में लिखना ही है, एक आएगा ही, है ना, अचर रहे चाहे चर रहे, एक को पहले लिख लीजिए। एक के बाद देखिए क्या क्या है, यहाँ एम है तो एक बार एम लिख लो। एल वर्ग जरूर है, या एल का घात 3 भी है, लेकिन केवल एल एक बार पहले लिखे, छोटे छोटे को लिखते जाएं। अब बढ़ाते जाइए, एल 2 बार आया है तो एल वर्ग लिख दीजिए। अब एक बार बिना वर्ग के एल और एम को ले लीजिए, एल को वर्ग ना करके एल एम ले लीजिए,
अब एक बार वर्ग सहित ले लीजिए। अब क्या छूटा है और क्या हो सकते हैं इसके गुणनखंड, तो इतना इसका गुणनखंड है मात्र एल वर्ग एम का। अब हम क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं। ये देखिए किस प्रकार से सारणी बनाते हैं। इसको आप लोग बनाना सीख गए तो पूरे गुणनखंड निकालना बहुत आसान तरीका है, आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। ठीक है, ये देखिए एक तरफ तो आप गुणा का चिन्ह लगा लीजिए पहले, है ना, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा लीजिए, किसको किसको गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कितने ठने, 1 2 3 4। इधर जो इसको पंक्ति बोलते हैं, है ना, ये पंक्ति है। आड़ा जो रहता है वो क्या कहलाता है, पंक्ति, और जो खड़ा रहता है वो क्या कहलाता है, कॉलम या स्तंभ। तो हम पंक्ति में किसको लिख लेते हैं, अचर को लिख लेते हैं, जो भी संख्याएं ऊपर देखो कितना, 1 2 3 4, 1 2 और 7 और 14। ये देख लीजिए, इस प्रकार से संख्याएं को, जो अचर संख्याएं हैं उसको इस प्रकार से ऊपर लिख लीजिए, है ना। यहाँ पर नीलम म्यूट करके रखेंगे, और जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जरूर पूछिए। देखिए सबसे पहले एक गुणा का चिन्ह है, एक से जैसा दिख रहा है ना, ये गुणा का चिन्ह है, और ये जो ये पंक्ति दिख रहा है उसमें हम जो 14 अर्थात जो अचर है, अचर जो संख्याएं दिए हैं उसके सभी गुणनखंड को लिख दिए। ठीक है, अब जो कॉलम में जो गुणा का चिन्ह है उसके नीचे में कितने बार आया है पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6। तो आपको 6 लाइन तो खींचना है, 6 जो है यहाँ पर बॉक्स आना चाहिए, है ना, 6 ठन जो कवर हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 1 6। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है, हम यहाँ पर 6 तो किए हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, कॉलम में 6 बॉक्स तो है, लेकिन इधर भी ये पूर्ति हो गया। ये देखिए इधर भी हम खड़ी लाइन पहले से खींच चुके थे, क्योंकि यहाँ पर गुना 1 2 7 और 14 लिखा है ना, तो इसके लिए खड़ी लाइन खींच चुके थे। अब देखिए किस प्रकार से ये पूरा बॉक्स आ गया है छोटा छोटा, है ना। तो अब दूसरे तरफ जो कॉलम है, कॉलम में आप जो चर संख्याएं हैं एल वर्ग एम, इसके गुणनखंड को लिखेंगे। यहां भी हम 1 से शुरुआत करेंगे, 1 को लिखना ही है, 1 आएगा ही। ठीक है, 1 के बाद आप लिखिए एम, लिखिए फिर एल लिखिए, फिर एल वर्ग लिखिए, फिर एल वर्ग एम एल एम लिखिए, फिर एल वर्ग, बढ़ते क्रम में बढ़ाते जाइए। ठीक है, ध्यान रखेंगे एक जो गुणनखंड है स्वयं वही जो संख्याएं या राशि है वो आता है। ये देखिए 14 भी आया है, एल वर्ग एम भी आया है, मतलब इसको भी गुणनखंड में हम लेंगे। ये देखिए प्रोसेस आप सावधानी से देखेंगे किस प्रकार से बनाया जाता है। अब गुणा कीजिए, देखिए कैसे गुणा करना है ना। अगर डाउट है तो एक बार और पूछ लेंगे इसको। 1 का गुणा 1 से करो, 1 एकम 1। देखो इधर की संख्याओं को ऊपर की संख्याएं से गुणा करना है। 1 का गुणा 2 से करो, 1 दूने 2। 1 का गुणा 7 से करें, 1 सत्ते 7। 1 का गुणा 14 से करें तो 14 एकम 14 या 1 14 14। मतलब 1 से जब गुणा करते हैं तो ऊपर वाला को ज्यों त्यों उठा के लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, अब किसका नंबर है गुणा करने का, एम का। किससे गुणा करेंगे, वही 1 2 7 और 14 जो संख्याएं लिखी गई है ना, वहां पर जो अचर संख्याएं हैं उसी से इसको गुणा करते जाइए। एम का गुणा देखिए, एम का गुणा 1 से करेंगे तो कोई भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं ज्यों त्यों आता है। 2 गुणा एम 2m, 7 गुणा एम 7m, 14 गुणा एम 14m। गुणा करना कठिन नहीं है। एल का गुणा करो, आप एल का गुणा 1 से करेंगे तो एल आएगा। 2 गुणा एल 2l, 7 गुणा एल 7l, 14 गुणा एल 14l। ठीक है, कहीं पर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग जरूर बताइएगा। अब एल वर्ग का भी सेम, एल वर्ग का गुणा 1 से करेंगे ज्यों त्यों आएगा। 2 के साथ करेंगे तो 2l वर्ग, 7 के साथ करेंगे तो 7l वर्ग। मतलब जो यहाँ पर संख्याएं रहती है उसको इस संख्या के साथ रनिंग में एक साथ लिख देते हैं। आप गुणा जरूर कर रहे हैं लेकिन देखिए कितना आसान है। जो संख्या है उसको, ये देखिए सॉरी यहाँ पर 7 आएगा ना, ये देखिए 7l वर्ग, क्योंकि यहाँ l वर्ग है। अब 14l वर्ग है, 14 गुना l वर्ग 14l वर्ग। अब क्या होगा, lm जुड़ जाएगा। 1 के साथ करेंगे तो ज्यों त्यों आएगा lm, फिर 2 से 7 करेंगे तो 2lm, 7 के साथ 7lm, 14 के साथ lm का करेंगे तो 14lm। ठीक है, अब l वर्ग m का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1 के साथ करते हैं तो ज्यों त्यों उतारिए। 2 के साथ करेंगे तो 2 सामने आ जाएगा, बाकी यही लिखाते जाएगा।
7 के साथ करेंगे, 7 को सामने लिख दीजिए, एल वर्ग एम के साथ करते हैं क्योंकि ये सभी संख्याएं हैं और ये केवल क्या है, अचर संख्या, चर संख्याएं हैं और ये अचर है। ठीक है, अब देखिए 14 का गुना एल वर्ग एम से करते हैं तो 14 गुणांक के रूप में सामने आ जाएगा और एल वर्ग एम। ठीक है, यहां पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, इसमें आप लोग समझ रहे होंगे किस प्रकार से बनाते हैं। अब देखिए ये सारणी बनाने के बाद ये रब का कार्य है आपका, है ना, इसको मिटा दीजिए, इधर जो लिखे हैं वो आपका रब कार्य है। अब इसके लिखेंगे, मैं यहां पर ही लिख देता हूं ऊपर में, 14 एल वर्ग एम के सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड। अब देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को नहीं लेना है। ये देखो जो गुणा करे किए हो जिसको, ये देखिए ये स्तंभ है और ये पंक्ति है और गुणा का चिन्ह है, तो इसको नहीं लेना है। ये देखो ऊपर वाला लाइन एक जो पंक्ति है और नीचे का एक जो पहला वाला कॉलम है, इसको मत लीजिए, बाकी पूरे लिखते जाइए लाइन से। देखिए एक, देखिए यहां पर लिखता हूं 1, फिर 2, फिर 7, फिर 14, फिर उसके बाद m, फिर 2m, फिर 7m, फिर 14m, फिर l, फिर 2l, 7l, 14l, दिखाई दे रहा है ना इधर, 14l। हाँ, अब देखिए अब क्या लिखेंगे यहां पर, 14l के बाद एल वर्ग, एल वर्ग के बाद 2l वर्ग, फिर यहां पर लिख देता हूं, बहुत लंबा जा रहा है ना, हमको थोड़ा सा और कवर करना था। चलिए यहां पर लिख देता हूं कि अभी 2l वर्ग, फिर उसके बाद है 7l वर्ग, है ना, 14l वर्ग, lm, 2lm, 7lm, 14lm, l वर्ग m, 2l वर्ग m, 7l वर्ग m, 14l वर्ग m। ये देखिए इस प्रकार से ये इसके सभी गुणनखंड हो गए। ये देखिए इसको आप सीधे तौर पे अगर बनाते हैं तो वहां पर कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा छूटा और कौन से लिया हूं, कौन सा नहीं लिया हूं। देखिए इस प्रकार से बनाएंगे और हमारे इस कालखंड में आदरणीय चंद्रवंशी सर जी भी अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी और सादर नमस्कार। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए ये बनाने की प्रोसेस है गुणनखंड निकालने के। आप सीधे सीधे अगर इसको लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में रहेंगे, तो ये टेबल का प्रयोग कीजिए। समझ में आ गया होगा, नहीं आए हैं तो एक बार और हम एक अगला उदाहरण और देखते हैं। 39 LMN, है ना, अगला जो उदाहरण है 39 LMN। आप लोग सावधानी पूर्वक देखिए और जहां डाउट है वहां पर पूछेंगे। आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा जो अभ्यास है, पाठ्य पुस्तक में जिस तरीके से उदाहरण को, प्रश्न को बनाया गया है उसी पर आपको पढ़ाई करना है। वही अवधारणा आधारित है। हमारा जो SCRT जो है, जो रूपरेखा तय करता है, उसी आधार पे हमको पढ़ना है। विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया रहता है। हम एक कोई गाइड से या अंकित से जैसे पढ़ते हैं तो उसमें एकदम 60 दिया रहता है। जो आधारभूत जो नियम है, उस नियम से जिस प्रोसेस से हमको गुजरना है वहां पर वो नहीं रहता, 60 रहता है ना। इसलिए ध्यान दीजिए, आप लोग बुक के उदाहरण को थोड़ा गहराई से अध्ययन कीजिए। चलिए हम अगला देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। 39 LMN, 39 LMN के गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले आप एक कच्चा कार्य कर लीजिए। जो संख्याएं दी गई है, मतलब एक तो है जिसको अचर कहते हैं, जिसके फिक्स मान होते हैं, जैसे 39 जो है वो क्या है, अचर है। ऐसी संख्याएं जिसकी नियत मान होती है। 39 को हम कहीं पर 40 नहीं लिख सकते, है ना, कितना अंतर आ जाता है। अगर 39,000 में है और उसको हम 39 को 40,000 बोल दें तो कितना डिफर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, अचर है। तो अचर का पहले अलग गुणनखंड ले लो और एक नीचे में अलग से यहाँ पर एक जो चर संख्या है ना, और दोनों को अगर मिला दे तो बीजी पद बन जाता है ना। तो बीजी पद कुल मिला के दिए हैं, बीजी व्यंजक है। 39 LMN जो है वो बीजी व्यंजक है। उसके गुणनखंड निकालना है। गुणा के टुकड़ा में
क्या क्या हो सकते हैं। हालांकि एक साथ सभी नहीं आएगा, लेकिन उसको हम क्रमशः उसको ले सकते हैं, है ना, पार्ट पार्ट कर उसको पेयर करके ले सकते हैं, किसके साथ गुना करने पर इतना मान आता है। देखिए इसको निकालने का आसान तरीका है, 39 का पहले आप गुणनखंड ले लीजिए, अर्थात 39 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होती है, ये काम आप पहले करेंगे, है ना। भाग देकर देखिए कौन कौन सी संख्या से विभाजित होती है 39। देखिए एक तो लेना ही है, चाहे वो अचर रहे चाहे अचर रहे, एक आएगा ही, ठीक है। एक के बाद देखो 2 से नहीं जाता, 3 से जाता है, 3 13 39, है ना, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। फिर उसके बाद 39 और किससे जाता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सीधा 13 से जाता है, 13 3 39। फिर और किसी से जाता है कि उसके बाद किसी से नहीं जाता, स्वयं 39 से जाता है ना। अब एलिमेंट को किस प्रकार से इसका, ये देखिए यहीं पर आप जो निकाल रहे हैं, जो आप चर संख्या का जो गुणनखंड निकालते हैं जिस सारणी बनाने के लिए, तो ये महत्वपूर्ण है। यहां पर कुछ छोड़ दिए मतलब समझ जाओ कि उसका उत्तर सही नहीं आएगा। देखिए किस प्रकार से बनाते हैं, पहले तो सिंगल सिंगल सबको लिख लो, एल एम एन। ये देखिए इसका एक जो गुणनखंड एल भी हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में लिखा क्या है पता है, एल गुना एम गुना एन ऐसा लिखा है। अब जब तोड़ेंगे टुकड़े में, गुणनखंड मतलब गुना का जो टुकड़ा के रूप में रहेगा फैक्टर, तो उसमें एल भी आ सकता है, एम भी आएगा, एन भी आएगा। अब एक साथ भी डबल डबल करके लेते जाइए, ये सिंगल सिंगल हो गया। जैसे चक्री क्रम में एल एल एम एन एक साथ लेते हैं, एल एम फिर एम एन फिर एन एल, दो आ गया। अब देखिए सभी 2 आ गया, सबका पेयर बना है, एल का एन से भी बन गया, एल का एम से भी बन गया। ये देखिए एल एम एन एल, एम एन भी आ गया और एम एन का भी बन गया। अब तीनों एक साथ जब आएगा तो केवल एक बार आएगा। और यहां पर जो महत्वपूर्ण चीज है, हम एक को भी ले लेंगे ना, एक को भी लीजिए, यहां पर एक एक इसका एक गुणनखंड ये भी रहेगा। तो देखिए एल एम एन एक एक बार ले लिए, फिर 2 मिला के लिए एल एम एम एन एन एल, और नहीं बनेगा कोई, मिला के आप देख लीजिए। और तीनों जब लेंगे तो केवल एक ही बार आएगा। और कैसे लिख सकते हैं तीनों को, क्रम बदलने से उसका मान नहीं बदलता। अगर एल एम एन को एन एल एम लिख दिया या एम एन एल लिख दिया तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये गुना में है। गुना में आप 10 गुना 5 लिखो या 5 गुना 10 लिखो, उसका मान में परिवर्तन नहीं होना है, ठीक है। तो ये पहले कर लीजिए। अब कितना आसान तरीका है इसको बनाने का, आप एक सारणी बनाएंगे, सारणी में जो पंक्ति है आड़ी लाइन है, वहां पर जो अचर संख्याएं हैं उसको लिखिए, कितनी बॉक्स चाहिए, 1 2 3 4, और एक जो बॉक्स है वो गुना के लिए चाहिए। ये देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर ना गुना का चिन्ह लगा लो, ठीक है। ये जो है गुना का चिन्ह है, एक्स नहीं है। अब यहां पर लिखते जाइए 1 3 13 39, 1 3 13 39। अब देखिए यहां पर कितनी लाइन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चाहिए, है ना। इधर तो कॉलम बना है उसको 8 पार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 पार्ट कर लीजिए। छोटा बड़ा देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और ले लेते हैं 8। ये देखिए इस प्रकार से आप 8 पार्ट कर लीजिए। अब यहां पर लिखते जाइए, एक को तो लिखना ही है ना, एक को नहीं छोड़ना है, दोनों में लेंगे एक को, है ना, अचर में भी और चर में भी। फिर एल एम एन इसको लिखे, फिर एल एम जो वहां लिखा है एम एन, फिर एन एल, फिर तीनों है एल एम एन। देखिए बहुत आसान है, यहां तक आप कर लिए। इसको अगर आप निकाल लेते हैं, है ना, अचर का तो एक बार आसान है, हम ये देख लेते हैं किससे किससे भाग जाता है, कितना आसान तरीका है। लेकिन जब हम चर का निकालते हैं तो यहां पर सोचना पड़ता है क्या क्या आएगा, इसको आप लोग सावधानी से करेंगे ये वाला काम। और इतना अगर कर लिए तो आपका यहां से आसान हो जाता है। देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। अब जो कॉलम है, कॉलम में जो प्रदर्शित है राशियां, उस पे गुणा
किससे करेंगे, पंक्ति में जो राशि लिखी गई है उससे गुना करते हैं। जैसे एक एकम एक, एक तिया तीन, एक तेरम तेरह क्या गया है ना, 39 से करेंगे तो 39 आएगा। मतलब एक से कोई संख्या को गुना करें तो ज्यों के त्यों सीधे सीधे एक बार उतार दीजिए। कहने का मतलब तात्पर्य है जो ऊपर में लिखा है उसको एक बार उतार लीजिए एक के सीध में, ठीक है। चलिए अगला, एल का गुना एक से करते हैं तो देखिए एक से जितना भी गुना करते हैं ना तो उसमें ज्यों के त्यों आएगा सभी। ये देखिए एल, तीन के साथ करेंगे तो देखो इनके साथ भी गुना करना आसान है, पीछे में हम जोड़ते जाते हैं। 3L, 13L, 39L, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यहां एक से M का गुना करेंगे तो केवल M आएगा, ठीक है। और उसके बाद 3M, 13M, 39M, ठीक है। उसके बाद देखिए N का गुना भी करते जाइए, एक से करते हैं ज्यों त्यों आएगा। 3N, 13N, 39N, N हो गया ना। अब LM देखिए एक का गुना LM से LM आएगा। ये देखिए यहां पर भी आप देख रहे हैं पहला जो लिखा है वो पहले वाले बॉक्स में आ रहा है, क्यों, ये देखिए ना 1, 3, 13, 39 से इसमें भी आ रहा है, पंक्ति में भी, सेम कॉलम में भी वही रिपीट हो रहा है, मतलब स्टार्ट का जो है उसमें रिपीट हो जाता है। अब LM का गुना 3 से करेंगे तो 3LM, 3, 3, 13, 13LM, फिर 39LM, MN है ना, MN, 3MN, 13MN, 39MN, NL, 3NL, 13NL, 39NL। इसको आप चक्री क्रम में NL है, इसको LN भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अब तीनों LMN आ गए हैं तो LMN, 3LMN, 13LMN, 39LMN। ये देखिए इस प्रकार से हम बनाएंगे। अब देखिए इसके क्या क्या जो गुणनखंड है उसको किस प्रकार से लिखेंगे। ये देखिए जगह जो है यहाँ पर पर्याप्त चाहिए, 2 लाइन में कवर हो जाएगा। मैं सीधे सीधे लिखता हूं कि गुणनखंड, 2 लाइन है हमारे पास, इसमें कवर कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से लिखना है। अब जो ये देखिए गुना हुआ है ना, ये देखिए पहले वाला जो पंक्ति है और पहले वाले कॉलम, पहले पंक्ति जिसको रो बोलते हैं और पहले स्तंभ जिसको कॉलम बोलते हैं, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, इसको लेना नहीं, ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब लिखना किसको है, देखिए यहां से 1, 3, 13, 39, L, 3L, 13L, 39L, M, 3M, 13M, 39M, N, 3N, 13N, 39N, LM, 3LM, 13LM, 39LM, MN, 3MN, 13MN, 39MN, NL, 3NL, 13NL, 39NL और LMN, 3LMN, 13LMN और 39LMN, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कितना लंबा चौड़ा इसका गुणनखंड निकला है, बहुत सारा, लेकिन बनाने की बहुत ही आसान तरीका है। इस पैटर्न का पालन करेंगे तब इसका गुणनखंड निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर सोचना पड़ेगा, कौन सा छूटेगा तो हमको डाउट भी हो जाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा। तो ये पद्धति अपनाइए, है ना, ये अवधारणा पर जो दिया गया है किस प्रकार से मतलब बनाना है इस पार्ट करके, ये अच्छा है, अच्छा मेथड है। और कोई डाउट है तो आप लोग पूछिएगा। और चलिए हम आगे बढ़ाते हैं हमारे टाइमिंग को लेते हुए, ठीक है। अगला जो है गुणनखंड निकालना है और इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है।
ठीक है, महत्तम समापवर्तक का अध्ययन हम अच्छे से पहले और कर चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको अगर बीजी पद में है तो किस प्रकार से उसके महत्तम निकाला जाता है, महत्तम समापवर्तक, इसका अध्ययन करेंगे। व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरे में वही लिखा है, सभी संभावित गुणनखंड निकालना है, जैसे अभी निकाले हैं गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद उसमें महत्तम पूछा गया है। तो इसको आप लोग जैसे हम पहले गुणनखंड निकाले हैं उसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। और हम थोड़ा सा ये वाला उदाहरण देख लेते हैं। मासा ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, है ना, मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ या समान गुणनखंड देखेंगे। और जब भी उभयनिष्ठ की बात आती है तो उभयनिष्ठ दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच हम वहां से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर दो बीजी पद दिया गया है जिसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए पहला नंबर देखते हैं, इसमें 6m वर्ग L और 12ml त्रिघात, इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। जो एक टाइप का है ना, जिसको हम सजाती भी कह सकते हैं, उसका हम तुलना करते जाते हैं, देखते हैं दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। जैसे देखिए 6 जो है एक गुणांक के रूप में है पूरे, और इसमें 12 है, मतलब 6 जो है अचर है और 12 भी अचर है। तो 6 और 12 का पहले तुलना कीजिए, मतलब पेयर देख लीजिए, जिस प्रकार से पद है उसमें ही लीजिए। जैसे m है तो m का तुलना m से करेंगे, है ना, मतलब उसमें देखेंगे कि कौन सा जो है वो उभयनिष्ठ है। यहाँ पर l लिखा है तो यहाँ भी l त्रिघात लिखा है, तो इसमें दोनों में कौन से उभयनिष्ठ है, ऐसे सभी का देखते जाइए बारी बारी से। अर्थात 6 एवं 12 का मासा, ये देखिए सीधे सीधे लिखेंगे आप, बराबर 6 और 12 का मासा क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के हैं। 6 और 12 है ना, दोनों जो है अचर संख्याएं हैं, तो इनके बीच में कौन सा मासा है, अर्थात कौन सी बड़ी संख्या है जिससे भाग देने पर विभाजित होती है, अर्थात 6 और 12 जो है भाग जाती है, कह सकते हैं। या दोनों के गुणनखंड में बड़ी सी बड़ी जो समान जो संख्या कौन सी है, या उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। ज्यादा अच्छा है भाग देकर देखिए, आप बढ़ाते जाइए। जैसे 2 से भाग देते हैं, 2 से दोनों जा रहा है, 2 तिया 6 और 2 6 12। अब 3 से दीजिए, 3 दूने 6, 3 चौक 12। 4 से दीजिए, 5 से दीजिए, 6 से। बड़ी सी बड़ी संख्या से भाग देकर देखिए। भाग देने का भी एक अच्छा तरीका है। अगर गुणनखंड निकालना चाहते हैं तो आप गुणनखंड भी निकाल लीजिए बारी बारी से, 6 और 12 का गुणनखंड निकाल लीजिए, तो वहां से भी पता चल जाता है। और एक चीज और है, अगर छोटी संख्या का गुणज है ना, अगर बड़ी संख्या जो दी गई है वो है, वही संख्या का गुणज वही है, तो क्या होगा, छोटी संख्या क्या होगी, उसका महत्तम समापवर्तक होगा। अर्थात दोनों में क्या है ना, तो यहां भी 6 है, देखिए 6 कम 6, 6 दूने 12, ठीक है। बड़े से बड़े गुणनखंड जो दोनों में हो तो क्या है, 6 है, क्या है, 6 है। अगर इस प्रकार से आप अगर नहीं निकाल पाते तो गुणनखंड निकाल लीजिए भाग विधि से, ठीक है, भाग विधि से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो देखिए सीधे सीधे मतलब ये देखना है आपको दोनों में क्या है। यहां तो 6 है और यहाँ 6 दूने 12, यहाँ भी 6 दूने 12 मतलब 6 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका मासा क्या आएगा, 6। नहीं तो अगर डाउट है तो आप इस प्रकार से निकालेंगे। ये देखिए संख्याएं अगर दिया है ना तो भाग विधि का प्रयोग कीजिए। किस प्रकार से महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है, मैं संक्षिप्त में इसको क्लियर करता हूं। सबसे पहले हम ऐसी संख्या से भाग देते हैं, ये दोनों जो संख्याएं हैं वो भाजित होनी चाहिए, छोटी से छोटी, है ना, वहां से शुरुआत कीजिए, ज्यादा अच्छा है। आसान से स्टेप से अगर बनाना चाहेंगे तो ये 2 से विभाजित होगी, दोनों सम संख्या है, और सम संख्या होने के कारण दोनों जो है 2 से विभाजित होगी, 2 तिया 6 और 2 6 का 12। अब किससे जाएगा, दोनों विभाजित होना चाहिए ना, हम लघुत्तम नहीं निकाल रहे हैं, महत्तम निकाल रहे हैं। ऐसे उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं जो दोनों में हो, तो 3 और 6
ऐसी कौन सी संख्या है जिससे वो विभाजित हो जाएगी? 2 से तो नहीं होगी, केवल 6 होगी। तो किससे होगी? 3 से होगी। 3 एकम 3, 3 दूने 6। अब विभाजित नहीं होगी, 1 और 2 दोनों कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 1 और 2 दोनों विभाजित हो जाए, है ना, स्वयं 1 को छोड़कर। तो देखिए इसका मासा क्या निकला, अर्थात इसके उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है 2 और 3 है, वही उसका क्या है? मासा है। 2 तिया 6। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं अगर संख्या दिया है। ठीक है, तो 6 और 12 का मासा बराबर 6। अब m वर्ग, ये देखिए यहां है m वर्ग एवं, अपने सजाती में देख लीजिए, m वर्ग एवं m का, m वर्ग एवं m का देखिए, है ना, कोई साउंड तो नहीं आ रहा है ना, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? भारी साउंड, ये बच्चे लोग जो है यहाँ पर कुछ ये कर रहे हैं, हल्ला शोर मचा के रखे हैं। देखिए m वर्ग एवं m वर्ग एवं m का मासा, सीधे तौर पे कहें यहाँ m जो है m गुना m 2 बार आया है गुणा में, यहाँ m 1 बार आया है, तो दोनों में कम से कम क्या है? बड़ा से बड़ा जो गुणनखंड है क्या है? तो हम कह सकते हैं यहां भी कम से कम एक बार m जो है वो दोनों में है, यहां भी m है, यहां भी m। ये देखिए m वर्ग मतलब 1 गुना m, और यहाँ m, तो दोनों में क्या है? बड़ा से बड़ा ऐसा गुणनखंड, तो क्या है? m। ठीक है, इसी प्रकार मतलब इसको पहचानना कोई कठिन काम नहीं है, दोनों में m वर्ग तो नहीं है, दोनों में m है, तो एक उसका जाएगा, उसका मस आ जाएगा m। इसी प्रकार l का, l एवं l त्रिघात, ये देखिए l एवं l त्रिघात जो लिखा है उसी को उतारिए, का मासा। अब ये क्या आएगा आप लोग बताएंगे, इसका मासा क्या आएगा? दोनों पद में क्या समान जो गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है जो दोनों में है? जैसे हम देखते हैं एल वर्ग बोलेंगे तो एल वर्ग यहां तो नहीं है, यहां एल वर्ग है, क्योंकि एल कितने बार आया है? 3 बार आया है, तो एल वर्ग तो जरूर यहां मिल जाएगा। एल त्रिघात बोलते हैं तो यहाँ एल 3, ये तो यहाँ तो है एल त्रिघात, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो क्या दोनों में है? एल है कम से कम। ये देखिए इसको अगर लिखेंगे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एल एवं एल त्रिघात को एल का गुना 3 बार कर दीजिए। ये देखिए एल त्रिघात का मतलब क्या हुआ? एल 3 बार आया है गुना में, तो कम से कम एक बार एल, एक बार जो एल है वो दोनों में। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहां पर है एल। ठीक है, ये समझाने के लिए हो गया। अब इसके सीधे सीधे लिख दीजिए 6m² l एवं 12ml क्यूब का मासा। ये देखिए बहुत आसान है, इसके बाद जो आप याद किए हैं उसी को लिख दीजिए, 6ml 6m वर्ग l एवं 12 ml त्रिघात का महत्तम समापवर्तक बराबर 6ml, जो ज्ञात हो चुका है उसी को आप लाइन से लिखेंगे इसी क्रम में। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाएंगे, बहुत आसान तरीका है इसको निकालने का। और हमारे इस कालखंड में आदरणीय एस के साहू सर जी एवं चंद्रवंशी सर जी भी ज्वाइन किए हैं, आपको भी सादर नमस्कार सर जी। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए आगे और देख लेते हैं, बड़ी संख्या देखते हैं उसका किस प्रकार से बीजी पद का महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है। जैसे हम देखते हैं 24a वर्ग BC, 24a वर्ग BC एवं एक दिया है 20 BC वर्ग है, 20 BC वर्ग, BC वर्ग तो है ना, पूरी कंप्लीट, हाँ BC वर्ग है। ये देखिए किस प्रकार से इसका महत्तम निकालते हैं। जो अचर संख्याएं हैं, जिसकी संख्याएं वैसी ऐसी संख्या जिसका हम गणना में प्रयोग करते हैं, है ना, अचर संख्याएं का पहले निकाल लीजिए जो गुणांक के रूप में प्रयोग हो रहा है, जैसे 24 और 20, है ना, तो 24 एवं 20 का मासा, अर्थात दोनों में ऐसा सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है दोनों में, अर्थात दूसरे शब्दों में 24 और 20 कौन सी बड़ी संख्या से भाग जाती है या विभाजित होती है। भाग देकर देख सकते हैं आप बढ़ा के,
है ना। जैसे हम 2 से तो दोनों जा रहे हैं, है ना। 3 से देखते हैं, 3 से ये नहीं जाता। 4 से देखते हैं, 4 से जा रहा है। क्या और उससे बड़ी संख्या है जिससे दोनों विभाजित हो सकती है? 24 और 20, है ना। 5 से तो नहीं जाएगा क्योंकि उसकी इकाई में 0 या 5 होना चाहिए। 6 से देख लीजिए, 7 से ऐसे बढ़ाते जाइए तो ये पता चलता है कि केवल 4 6 का 24 और 4 पंचे 20, 4 ही वह बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो 24 में और 20 में है ना। या इसके भाग विधि से आप चार्ट बना के, सारणी बना के महत्तम भी ज्ञात कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो। नहीं, ज्यादा अच्छा यह है आप भाग बढ़ा के देखते जाइए कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जिससे दोनों विभाजित होती है। दिए गए 2 या 3 जितने भी संख्याएं दिए हैं वो सभी विभाजित होती है। तो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है? 4 है। अतः 24 एवं 20 का जो महत्तम समापवर्तक आएगा, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा, 4 आएगा। ये देखिए हम संख्याएं के साथ ले लिए। अब ए को देखते हैं, ए है क्या यहां पर? देखिए पहले पद में ए है लेकिन यहां पर ए नहीं है, तो क्या करें इसको? एक बार बता देंगे। क्या बताएंगे? दूसरे व्यंजक में ए नहीं है ना? ए नहीं है, एक बार बता दीजिए। तो तुलना कैसे करेंगे जब ए ही नहीं है? एक का घात 0 होता है, उसका मतलब एक का घात 0 मतलब 1। तो तुलना नहीं करेंगे, सीधे सीधे एक लाइन में बता देंगे यहां तो ए है लेकिन यहां ए नहीं है, अतः महत्तम में ए आएगा ही नहीं सीधे तौर पे। अगला देखिए, अब बी है, एकदम से आसान सा है, एकदम कठिन नहीं है। बी का तुलना, 2 व्यंजक है, दोनों में बी जो है किस रूप में आया है? यहां भी बी है और यहां भी बी है। बी एवं बी का मासा ऐसा कौन सा है, कौन सी जो राशि है या चर संख्या है जो दोनों में हो, वो भी बड़ा से बड़ा? तो केवल देखिए यहां भी बी है, यहां भी बी है, दोनों समान है। और जब समान रह गया तो वही उसका क्या है? उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बी का गुना 1 से करेंगे तो बी ही आएगा। अर्थात क्या रहेगा? जब समान पद रह जाता है, चाहे वो अचर संख्या हो या चर हो, तो वही उसका मासा होता है, एक जैसा हो गया तो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं सी, है ना। सी एवं सी वर्ग का मासा दोनों में क्या है ये देखते जाइए, है ना। बहुत आसान है। यहाँ चर को देखें तो और आसान लगता है। चर से हम देखेंगे, यहाँ तो एक सी है, यहाँ 2 सी है। सी वर्ग मतलब 2 बार सी आ गया है, सी गुना सी। तो दोनों में क्या है बड़ा से बड़ा? सी वर्ग तो नहीं है दोनों में, है ना। क्या है? एक सिंगल सी तो है दोनों में। यहां भी सी है, यहाँ देखिए ये इस प्रकार से है, ये सी है, सी एवं सी गुना सी, है ना। सी का वर्ग का मतलब होता है गुना करने पर चर का जो घात है, अगर एक जैसा चर है वो जुड़ता है। तो दोनों में क्या है? क्या है? यहाँ एक सी है, यहाँ 2 सी है, तो बड़ा से बड़ा, है ना। जो दोनों में क्या है? एक सिंगल सी ही आएगा इसमें, जो दोनों में रहे। ठीक है, तो यहाँ पर सी आ गया। अब देखेंगे लास्ट में लिख दीजिए सीधे सीधे पूरी संख्याएं को। 24 ए वर्ग बीसी एवं 20 बीसी वर्ग का महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? सीधे सीधे हम यहां से लिखते जाते हैं, ऊपर से नीचे कंटिन्यू में लिख दीजिए आप। 4 बी सी, 4 गुना बी गुना सी। अर्थात जब अचर और चर को जब लिखते हैं तो रनिंग में लिख देते हैं, गुना के चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 24 ए वर्ग बीसी एवं 20 बीसी वर्ग का मास आएगा 4 बीसी। ठीक है, चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। कुछ ही समय हमारे पास और है, जिससे हम कुछ और जो दिए गए हैं उसको कर ले कवर। बाईस पी वर्ग क्यू वर्ग आर। अगला है 22 पी वर्ग क्यू वर्ग आर, और एक है 33 पी क्यू वर्ग आर वर्ग। 22 पी वर्ग क्यू वर्ग आर, 33 पी क्यू वर्ग आर वर्ग। इसका किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम तुलना, सजाती जो है एक जैसे है, समान है, उसकी हम तुलना करते जाते हैं और वहां से महत्तम लेते जाते हैं। अर्थात 22 एवं
33 का दोनों जो है वो गुणांक के रूप में है, अचर है। 22 एवं 33 का म सा निकालते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है, बड़ी सी बड़ी संख्या, जिससे दोनों भाग जाता है, या दोनों के गुणनखंड में ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है? पहाड़ा पढ़ के देखिए, सीधे सीधे 11 दूने 22, 11 तिया 33। 11 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है। 11 गुना 2, 11 दूने 22, 11 गुना 3, 11 तिया 33। तो गुना के खंड में, गुणनखंड में बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है? 11 है, जो दोनों में है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा इसका 11 आ जाएगा, और नहीं तो अलग से आप चार्ट बना के निकाल दीजिए अगर डाउट होता है तो। अगला, पी वर्ग का तुलना पी से करेंगे। पी वर्ग एवं पी का मास दोनों में क्या है? बड़ी सी बड़ी पद। यहां दो बार आया है पी, और यहां एक है, तो दोनों में कम से कम एक पी तो है। फिर क्यू वर्ग का तुलना किससे करेंगे? उसके साथ निकालेंगे। क्यू वर्ग और क्यू वर्ग, दोनों में क्यू वर्ग है। अब बताइए यहां पर क्या है? दोनों में क्यू वर्ग है, इसके पहले भी हम देख चुके हैं। अगर एक जैसा आता है, समान रूप से रहता है ना, क्यू वर्ग तो क्यू ही आएगा। इसी प्रकार आर का, आर एवं आर वर्ग का मास हो जाएगा। दोनों में कम से कम एक आर तो है, ये आर है और ये आर गुना आर है, और एक उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो क्या है? आर है। तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे, और लास्ट में लिख देंगे 22 पी वर्ग क्यू वर्ग आर एवं 33 पी क्यू वर्ग आर वर्ग का महत्तम समापवर्तक बराबर, क्रम से लिखते जाइए, 11 पी क्यू वर्ग आर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सभी बनाइएगा, है ना। एंड होने ही वाला है, हमारा टाइमिंग है ना। ये हो गया महत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक इसके पहले हम छठवीं में जो पढ़े हैं वो जो है केवल अचर संख्याएं का है, यहाँ बीजी पद का है, और सभी जो है संबंधित रहता है जितने भी चैप्टर है तीनों क्लास से। इसलिए आप लोग जरूर सभी जो क्लास है उसमें आप लोग ज्वाइन किया करें। चलिए, हमारा अगला